बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, I am your biology teacher, zoologist कारी मोहम्मद इरफान। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कैसे होती है, किन किन तरीक़ों से होती है और कौन कौन से पौधे के स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस टॉपिक में हम ये सारी बातें सीखेंगे। सबसे पहले आइए इस डायग्राम की तरफ। ये एक आपके पास डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में सबसे पहले आउटर कवरिंग की बात की, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। पत्ते की जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं। इसके बाद है अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दो तरह की होती है, एक होती है अपर, एक होती है लोअर। ये आपके पास ये ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये अपर एपिडर्मिस है, और इसके बाद ये जो नीचे आपको रेड कलर की ये लाइन नज़र आ रही है, ये लोअर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस दो तरह की हो गई, एक हो गई अपर एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी है बेटा, लोअर एपिडर्मिस। इसके बाद आपके पास ये सेल्स हैं जो इलोंगेटेड सेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये लंबूतरे किस्म के सेल्स, पेलिसेड, मीजोफिल, इलोंगेटेड सेल्स इनको बोलते हैं। और ये मीजोफिल सेल्स दो तरह के हैं, एक वो होते हैं जो इलोंगेटेड हैं, दूसरे वो होते हैं जो नीचे मैंने बनाए हैं ये सब्ज कलर में, ये सर्कुलर होते हैं। इनके अंदर स्पेसेस होती हैं, इनको स्पोंजी मीजोफिल सेल्स भी बोलते हैं, ये जो गोल वाले हैं। ऊपर वालों को इलोंगेटेड मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स। ये ऊपर वाले पेलिसेड, नीचे वाले सर्कुलर या स्पोंजी मीजोफिल सेल्स हैं। इनके अंदर खला होता है, स्पेसेस होती हैं। यहाँ पर दरमियान में स्ट्रक्चर है जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम का काम पानी को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम खुराक को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम और फ्लोएम इसलिए हैं क्योंकि पत्ते को भी पानी भी चाहिए और खुराक भी चाहिए। और मीजोफिल सेल्स के लिए एक खास बात है कि इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना, पौधे की खुराक बनाना। इसके बाद यहाँ आपको एक दो गेट नज़र आ रहे हैं, ये दरवाजे नज़र आ रहे हैं आपको। इस स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये स्टोमेटा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इस वक्त ये स्टोमेटा जिस हालत में है, ये ओपन हालत में है, ओपन कंडीशन में है। और ये वाली कंडीशन स्टोमेटा की कौन सी है, ये क्लोज कंडीशन है। एक होगा तो स्टोमा बोलेंगे, अगर ढेर सारे होंगे तो फिर इनको स्टोमेटा बोलेंगे। ये आपकी लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा का ये दरमियान में सुराख आपको नज़र आ रहा है, इसके बाहर गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स का काम क्या है, इसको बंद करना और इसको खोलना। जैसे दरवाजे के कबाड़ होते हैं, ये बंद करने और खोलने के काम आते हैं, ये इस काम आते हैं। यहाँ से जो चीज़ें रिमूव आउट होती हैं या अंदर जाती हैं, वो सारी की सारी गैसेस एक्सचेंज हो या वाटर वेपर्स हो, ये सब के सब यहाँ स्टोमेटा से होते हैं, तो इस सुराख से होते हैं जिसे आप स्टोमेटा बोल रहे हैं। आइए हम डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। पौधे के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन पौधे का हर सेल अपने तौर पे अपने ख़ास हिस्से इस्तेमाल करके गैसों की एक्सचेंज करवा रहा होता है। कुछ खास चीज़ें जहाँ पर हैं, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व फॉर गैसेस एक्सचेंज, हर सेल पौधे का जो अपने तौर पर जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उनकी डिटेल को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टोमेटा की बात करते हैं। सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज किसके ज़रिए हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, ये इनका स्ट्रक्चर आपके सामने है। गार्ड सेल्स इनके, ये गार्ड सेल्स के बने होते हैं और ये कवाड़ का काम करते हैं। सुराख होते हैं, ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। जब खुलते हैं तो गैसों का तबादला होता है, जब बंद होते हैं तो गैसों का तबादला होना बंद हो जाता है। ये ओपन हालत है स्टोमेटा की, और ये क्या है, क्लोज्ड हालत है। आइए ज़रा इनको डिफाइन कर लेते हैं, स्टोमेटा क्या है। In young leaves and stem have stomata in their epidermis. Young leaves और stem के अंदर, young stems के अंदर जो है एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ आप देखें, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। समझ आ गई बेटा।
इसके बाद इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा का मेजर फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पौधों के अंदर गैसों का तबादला करवाना। अब गैसें वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, वो गैसें जो पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी हैं उनका अंदर जाना भी स्टोमेटा के जरिए होगा, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वेपर्स की हालत में या जो गैसें एक्स्ट्रा रिलीज होंगी वो भी इस स्टोमेटा के जरिए होंगी। समझ आ गई स्टोमेटा की? इसके बाद गैसेस एक्सचेंज के लिए दूसरी चीज़ जो पौधे के पत्ते के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, दैट इज मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल वो जगह है जहां पर पौधे का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, खुराक तैयार होती है। यूं समझ लीजिए कि पौधे का बावर्ची खाना है। पौधे का बावर्ची खाना कौन सा हुआ? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स इनर सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम, लीव और स्टेम के इनर सेल्स हैं। यहाँ ये देखें, ये अपर एपिडर्मिस के बाद है, ये अंदर की तरफ हैं, ये इनर सेल्स, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं मीजोफिल सेल्स। इनर सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम में इनका काम क्या है? इनके दरमियान खला होता है, ये देखें दरमियान में ये स्पेसिस हैं छोटी छोटी। इन स्पेसिस का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना। मीजोफिल सेल्स के जरिए इस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, समझ आ गई? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या है? जो वुडी स्टेम्स हैं, यानी ऐसे स्टेम्स जो बड़े बड़े तने रखते हैं और उनके अंदर मैच्योर रूट्स हैं, बड़ी बड़ी रूट्स हैं, उनकी सरफेस पर कवरिंग होती है। कवरिंग जो है वो क्या काम करती है? उसने ढांपा हुआ होता है स्टेम और रूट्स को, और इस कवरिंग को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं इस कवरिंग को? बार्क। ये बार्क इम्प्रीवियस होती है, यानी इससे जो है कोई चीज़ पास नहीं हो सकती, ना वाटर ना गैसेस पास हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पर गैसों का तबादला कैसे होगा? सवाल पैदा होता है ना कि जब ये है ही इम्प्रीवियस, वाटर के लिए और गैसेस के लिए इम्प्रीवियस है, कोई चीज़ भी नहीं गुजरने देती, तो फिर गैसों का तबादला कैसे होगा? अल्लाह ताला ने यहाँ पर फिर ख़ास किस्म के छोटे छोटे बार्क लेयर के अंदर पोर्स बनाए, सुराख बनाए। उन सुराखों को हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। अब इसका हल क्या हुआ? जो बड़े बड़े वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स हैं, उनके अंदर जो बार्क लेयर में जो पोर्स हैं, उनसे गैसों को या एयर को पास होने के लिए इजाज़त दी जा रही है, और इनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटा। अच्छा, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि लीफ को दो सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। एक तो नाइट टाइम सिचुएशन, दूसरी डे टाइम सिचुएशन। डे टाइम सिचुएशन वो होती है बेटा जब सूरज मौजूद है, लाइट है पड़ी, रोशनी है पड़ी, पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए सब कुछ मुहैया है, पौधा उस वक्त अपनी खुराक तैयार कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपने अंदर कर रहा है। आइए लीव सिचुएशंस को हम डिटेल से पढ़ते हैं। लीव सिचुएशंस दो होती हैं, एक होती है डे टाइम, दूसरी होती है नाइट टाइम। डे टाइम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, जो चीज़ बनती है वो ऑक्सीजन है, मेजर ऑक्सीजन बन रही है। इसी के साथ दिन के दौरान रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी जारी होता है। रेस्पिरेशन जो है एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, याद रखना है आपने। रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस आपके पौधे की खुराक तैयार करने का प्रोसेस है। यहाँ पर ये दोनों दिन के वक्त हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस से क्या चीज बन रही है? ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस वाली, रेस्पिरेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। आपने जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी थी, आपको याद आ रहा हो, तो वहां पर ऑक्सीजन जरूरी थी। तो यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन
ये एरोबिक है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन पौधे के पत्ते को खुद फोटोसिंथेसिस से ही जो बनी होती है वो रेस्पिरेशन को मिल जाती है। रेस्पिरेशन होने के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, लिहाजा फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए यहीं से ही रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। समझ आ गई? यानी हुआ ये कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को रेस्पिरेशन इस्तेमाल कर रहा है और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई? अब चलते हैं नाइट टाइम की तरफ। रात के वक्त सूरज नहीं होता, रोशनी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, नो फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो क्या ऑक्सीजन मिल रही होगी पौधे को? नहीं मिल रही ना। तो क्या होगा? रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है। तो सवाल पैदा होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? पौधा वो ऑक्सीजन अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, बाहर के माहौल से हासिल कर लेगा। पौधा वो ऑक्सीजन कहाँ से हासिल कर लेगा बेटा? अपने एनवायरनमेंट से। और कार्बन डाइऑक्साइड को वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त रेस्पिरेशन हो रहा है, वो रिलीज हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव की जाएगी, बताएं पौधे के किस स्ट्रक्चर से या पत्ते के किस स्ट्रक्चर से रिमूव की जाएगी? पौधे यानी पत्ते के जो गेट्स हैं, जो एपिडर्मिस में मौजूद हैं, वो गेट्स कौन से थे भला? क्या कहा था आपने उनको? स्टोमेटा कहा था। स्टोमेटा के जरिए से रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। नाइट टाइम की समझ आ गई? मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही पौधे को, लेकिन पौधे को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मैनेज करता है? अपने बाहर के माहौल से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किससे की जाती है? स्टोमेटा के जरिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई। चौथी बात, अब ये मेसोफिल, हमने सबसे पहले स्टोमेटा पढ़ा, फिर मेसोफिल के बारे में पढ़ा, फिर लेंटिसेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पत्ते की सिचुएशंस के बारे में पढ़ा, फिर हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बाय यंग रूट्स पढ़ रहे हैं। अब चौथा तरीका गैसों के तबादले के लिए जो यंग रूट्स हैं उनके ज़रिए से गैसों का तबादला हो जाता है। वो कैसे? गैसेस फाउंड इन द सॉइल, गैसेस ज़मीन के अंदर ज़्यादा हैं तो गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं इन एंड आउट थ्रू यंग रूट्स। अंदर रूट्स के ज़रिए आ रही हैं, और अगर एक्स्ट्रा हो जाती हैं गैसेस, वो भी रूट्स से ही निकल रही हैं। ये पौधे के अंदर चौथा तरीका है गैसों के तबादले का। पांचवा तरीका गैसों के तबादले का ये है पौधे के अंदर। ये कौन से पौधे हैं? ये इक्वेटिक प्लांट्स हैं। इक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जिनको आबी पौधे कहते हैं, जो पानी में रहते हैं। इनके अंदर आपको मालूम है कि पानी का फार्मूला क्या है? H2O। पानी के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, हलशुदा ऑक्सीजन है। जब पौधे को पानी मिल रहा है तो वह हलशुदा ऑक्सीजन भी उसी सूरत में उसको मिल रही है जो पानी के अंदर हल है, ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी वाटर के ज़रिए ही रिमूव किया जाता है। ये आज का टॉपिक था, मैं एक दफ़ा दोबारा इसको समअप कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिए। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, सबसे पहले आपने ये कहा कि कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है कि जिसके ज़रिए हम कह सकें कि सिर्फ इसी से ही स्पेशली गैसियस एक्सचेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। तो हर सेल अपने तौर पे तबादला करता है गैसों का, और उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर स्टोमेटा है सबसे पहले, फिर हमने पढ़ा मेसोफिल सेल्स के बारे में, फिर लेंटिसेल्स के बारे में, लेंटिकल्स के बारे में आपने पढ़ा, लेंटिकल्स के बारे में फिर पढ़ा आपने, फिर आपने लीफ की सिचुएशंस के बारे में पढ़ा। पत्ते को दो सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। दिन के वक्त जबकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहे होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस जो है रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लेता है, और रेस्पिरेशन जो है
वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर लेता है। फिर आपने नाइट टाइम की बात की। नाइट टाइम आपने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इसका हल ये करता है पौधा कि वो बाहर से ऑक्सीजन हासिल कर लेता है। रात को इसलिए दरख्तों के नीचे कहा जाता है नहीं सोना चाहिए। वजह यही है कि पौधे को भी रात को ऑक्सीजन चाहिए और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। हमारी जिसामत छोटी है, अब दरख्त की जिसामत इतनी बड़ी होती है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेगा और जब हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारी सांस रुक जाएगी और हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, लिहाजा ये नाइट टाइम सिचुएशन है जब नो ऑक्सीजन, पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं है। लीफ सेल्स क्या करते हैं, अपने पौधों अपने बाहर के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए रिमूव कर देते हैं। फिर हमने कहा कि चौथा तरीका ये है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बाय यंग रूट्स। जो यंग रूट्स होती हैं, ज़मीन के अंदर गैसेस मौजूद हैं, सॉइल के अंदर गैसेस मौजूद हैं, तो वहाँ से गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड डिफ्यूज़ आउट होती रहती हैं, अंदर और बाहर आती रहती हैं। इस तरह होता है जड़ों के ज़रिए गैसों का तबादला। फिर हमने कहा एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, वो गैसों का तबादला कैसे करते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि वो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व सूरत में पानी से हासिल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पानी में ही रिमूव कर देते हैं। दैट्स कंप्लीट आवर टॉपिक। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।